आपके साथ पूजा। बिहार में इलेक्शन कमीशन जब से अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आया तब से ही उस पर लगातार हमले हो रहे थे और इस पूरे प्रकरण को फ्रॉड और बोगस बताया जा रहा था। लेकिन इसके बाद अब जब ये मामला जमीन पर उतर चुका है और इसके बाद एक वीडियोज आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये साफ कर रही हैं कि जिस तरीके से ये प्रकरण किया जा रहा है, जिसमें एक सीमित समय की बात कही जा रही थी, उस सीमित समय को पूरा करने के लिए किस तरीके से किस आनन फानन में फॉर्म्स को भरा जा रहा है और किस तरीके से वोटर्स के नाम हटाने और बाकी धांधलियों की जो उम्मीद थी वो अब जमीन पर दिख रही है। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं भानु प्रताप सिंह जी, जो एक लंबे अरसे से मुहिम चला रहे हैं इलेक्शंस में जो धांधली होती है, ईवीएम्स के जरिए वोटों की जो चोरी होती है उसको लेकर। और अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये ठान लिया है कि सीधे तौर पर ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि सीधे तौर पर वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम काटे जाएंगे, और जिस तरीके से जो बात कही जा रही है कि पहले नोटबंदी हुई थी, अब बिहार में वोट बंदी हो रही है। तो सर, सबसे पहला सीधा सवाल ये है कि जिस तरीके से पहले आशंकाएं जताई जा रही थी कि कुछ इस तरीके से चीजें होंगी, इतने कम समय में कैसे इलेक्शन कमीशन सारी प्रक्रिया को अंजाम देगा, और अब खुले तौर पर ये दिख रहा है कि उनके जो दस्तावेज हैं उनमें जलेबियां बांटी जा रही हैं और किस तरीके से फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, एक साथ बीएलओ मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, केवल जलेबियां ही नहीं बांटी जा रही उन फॉर्म में जो हैं, तो ये एक बात तो सिद्ध करती है कि जो फॉर्म है बीएलओ के माध्यम से जो दिए गए हैं, या तो बीएलओ ने फेंके हैं या किसी ने फेंके हैं, वो फेंके हैं या रद्दी में बेचे गए हैं। मतलब जो जलेबी बांट रहा है उसके पास तो उसने तो साफ कहा है कि मैं तो रद्दी में खरीदे, तो उसके पास है। केवल इतनी बात नहीं है, इसके साथ साथ में जो कल आपने वीडियो देखा है अजीत अंजुम साहब का 2.5-3 मिनट का है, जो उन्होंने अपने उससे मोबाइल से शूट किया है, और उसके बाद वहां से निकले हैं कि भाई, और उन्होंने कहा कि भाई मतलब मोबाइल भी छीना जा सकता है, हमला भी किया जा सकता है, जैसी भी स्थिति है, क्योंकि एक व्यक्ति रोक रहा था। तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि बीएलओ 40 के लगभग बीएलओ एक कमरे में बैठे हैं वोटर लिस्ट 2025 की, क्योंकि जनवरी में अंतिम वहां पे वोटर लिस्ट तैयार हुई, उसके माध्यम से उसी में देख के फॉर्म भर रहे हैं, और जो मतदाता है उसके सिग्नेचर भी अपने आप ही कर रहे हैं। ये सब तो देखा। इसके साथ साथ में आपने जो देखा कि जो दरभंगा में है बीजेपी की महिला अध्यक्ष, जिला महिला अध्यक्ष, वो वहां बैठी है, उसका क्या काम है? न केवल ये, इसके साथ साथ जो फॉर्म है अपलोड करने के लिए, आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, शायद ये 13 तारीख की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, उसमें कहा गया कि अपलोड करने के लिए 40-40 रुपए लिए जा रहे हैं, और फार्म बनाने के लिए जो निवास का फार्म वगैरह बनवा रहे हैं उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब किस तरह से इस एसआईआर के नाम पे देश, जो बिहार की गरीब जनता है, उसका खून चूसा जा रहा है। और ये तो जो आपके सामने चीजें आ रही हैं, ये तो केवल कुछ पत्रकार हैं जिनके माध्यम से आ रही हैं। अगर इस देश के पत्रकार बिहार के हर ब्लॉक में जाएं, गांव-गांव में जाएं, तो किस कदर भयानक स्थिति होगी, किस कदर मतलब धांधली चल रही है, और लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा। मैं समझता हूं ये तो कल्पना के परे है, किसी के भी होश उड़ा देगा जो ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ बाकायदा इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने हो रहा है। अगर उसे नहीं दिखता है तो पत्रकारों ने दिखा दिया ना, बावजूद उसके जो लोग कर रहे हैं, अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात तो नहीं आई, चाहे डीएम के खिलाफ हो, चाहे एसडीएम के खिलाफ हो, चाहे बीडीओ के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन की जानकारी में, उसके ही संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके उलट अजीत अंजुम का आपने जिक्र किया, उन पर एफआईआर दाखिल कराई जाती है और उस एफआईआर में लिखा है कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और साथ ही जो है वो सद्भावना को भड़का रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बात। कोई भी देखेगा उस वीडियो को, 45 मिनट का वीडियो मैंने पूरी तरह से देखा है, 2 बार देखा है, उसमें कहीं भी उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उन शब्दों को आप जबरदस्ती धार्मिक भावना और ये सांप्रदायिक भावना भड़काने की बात कहो तो आपकी मर्जी है, जो मन में आया कह लो, लेकिन जब सामने आएगा तब पता लगेगी ना सारी चीजें। हर कोई उसे देखा। सरकारी काम में बाधा उन्होंने नहीं पहुंचाई। उन्होंने उस बीएलओ से बात की, जो बीएलओ है उस बीएलओ से पूछ के अनुमति लेके बात की, उसके बाद उसके सामने बैठे, जो सवाल वो पूछते रहे वो जवाब देता रहा। उसको मना कर देना चाहिए था, उस बीएलओ को मना कर देना चाहिए था कि मैं सरकारी काम कर रहा हूं, जाओ आप, मैं तो नहीं आपसे बात करूंगा। अगर फिर भी जबरदस्ती वो करते,
देन सरकारी काम में बाधा होती। ऐसा तो नहीं है। वहां जितने भी बीएलओ काम कर रहे थे, जितने भी जो लोग अपलोड कर रहे थे, फॉर्म जो महिला अपलोड कर रही थी, खाली फॉर्म थे उनको भी अपलोड कर रहे थे, वो सब कुछ उन्होंने देखा और उन सबसे आराम से पूछ के किसी के काम में बाधा नहीं पहुंचाएगी। तो जो एफआईआर जो है, जो एफआईआर की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज वो है 12 तारीख का ये वीडियो है, 12 तारीख को अपलोड हुआ, 13 तारीख को एफआईआर है। और एफआईआर भी जब डीएम जो है वहां का, डीएम की जो वहां का शायद बेगूसराय का जो डीएम है, उसके द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई, उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा और एफआईआर की भाषा पढ़ी है, दोनों भाषा एक है। तो उसके बाद में वो सब कुछ उसके माध्यम से गई और निश्चित रूप से क्योंकि वो मुस्लिम है, उस मुस्लिम जो बीएलओ है, उस बीएलओ पर दबाव डालकर ये एफआईआर कराई गई है, जो बिल्कुल पूरी तरह से झूठी है। क्योंकि उसकी लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोनों की लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं। सर, ये पूरा मामला जो है ये पहले से सुप्रीम कोर्ट में है और अब अजीत अंजुम जिन पर एफआईआर हुई है, वो भी अपने ऊपर जो एफआईआर हुई है और इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट जो पहले इस पे डायरेक्ट स्टे देने से मना कर चुका है, अब जब इस एफआईआर के बाद तमाम लोग अपनी आवाजें उठा रहे हैं, जितने भी प्रेस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अजीत अंजुम के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं, तो कुछ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को तमाम पावर है देश के संविधान को बचाने के लिए। और ये तो बहुत बेसिक चीज है जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। वोटर लिस्ट उसका सबसे पहला काम है, वोटर लिस्ट बनाना। और वोटर लिस्ट में भी ये है कि कोई भी मतदाता देश में छूट नहीं जाना चाहिए। जो 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का है, वो एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है, बेसिक काम है। और इसी बेसिक काम में इतना फर्जीवाड़ा, इतनी धांधली, इतनी बदमाशियां हो रही हैं, तो मैं समझता हूं एक्शन लेने के लिए इससे ज्यादा क्या होगा। और ये मैं कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, चलिए कोई बात नहीं, इसने नहीं दिया, ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट के नाम से इससे मांगा गया, ना हमने इससे दिया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। लेकिन अब तो आपके सामने सारी चीजें हैं। तमाम वीडियो देखिए अजीत अंजुम साहब के, दैनिक भास्कर की तब से लेकर अब तक की सारी रिपोर्टिंग मंगाई है, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा वो मंगाइए आप, और उसको लेके पढ़िए, दुनिया को दिखाइए, वहीं लाइव चलाइए आप उसमें अपने कोर्ट रूम में। और उसके बाद में उसके आधार पर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं समझता हूं जो देशद्रोह किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, तीनों इलेक्शन कमीशंस को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। ये स्थिति आज की तारीख में। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि सूत्रों के हवाले से कुछ बातें कर रहा है इलेक्शन कमीशन भी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने बीएलओ जब पहुंच रहे हैं तो उन्हें ज्यादातर नेपाली और ऐसे विदेशी लोग दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जब आज उन्हें असमीज और नेपाली और बाकी लोग दिख रहे हैं, तो 2024 में जब इलेक्शन हुआ था बिहार में, लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब वो चुनकर आए तो उस समय जब प्रधानमंत्री चुने गए तो वो भी इन्हीं विदेशियों के वोट से जीते हैं। निश्चित रूप कैसे वैध होगा? नहीं, बिल्कुल वैध नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये करा तो इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रहा है ना कि 2025 में जनवरी, यानी इसी साल जनवरी में जो उसने अंतिम लिस्ट जो बनाई है, उस अंतिम लिस्ट में ये विदेशी हैं जिनको वो 35 लाख की बात कर रहा है कि ये विदेशी हैं, इसमें म्यांमार के हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। तो उसके आधार पर ये चुने, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश की जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार को बने रहने का एक सेकंड भी हक नहीं है, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और क्या कर रहा इस देश का गृह मंत्री, क्या कर रहा? क्या देश का गृह मंत्री केवल बकवास करने के लिए है? क्या देश के गृह मंत्री को डूब के नहीं मर जाना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को डूब के नहीं मर जाना चाहिए कि तुम सबके होते हुए विदेशी कैसे आ गए? इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट बनाई उसमें कैसे विदेशी शामिल हो गए? क्या काम था इलेक्शन कमीशन का? और जबकि 2019 में इलेक्शन कमीशन कह रहा कि नहीं, केवल 3 ही व्यक्ति 2018 में पाए गए, एक गुजरात में, एक तेलंगाना में और एक पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा कोई विदेशी नहीं पाएगा। अब कहां से आ गए? और आगे तो बॉर्डर पे बीएसएफ क्या काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेना जो लगी हुई है बॉर्डर पे, जितने भी सिक्योरिटी सुरक्षा बल लगे हुए हैं, वो किसके अंडर में? गृह मंत्री के। तो गृह मंत्री को तो सर बॉर्डर का भी डर नहीं है, उसका डर नहीं है। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें आगे कहीं से भी आगे तो जिम्मेदार कौन है? भाई आए तो वो बॉर्डर पार कर गई हैं, ऐसा तो नहीं था कि कहीं और थे वहीं से आगे। सो जहां से भी वो लोग आए हैं
उन सारी चीजों को उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री की। तो गृह मंत्री को ही पहले इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तुम्हें नैतिक रूप से बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, नीतीश कुमार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो तुम ये सारी चीजें करें। तो ये सब कुछ केवल जो जिनकी वोटें काटनी है उनकी वोटों को काटने के लिए एक बेस बनाया जा रहा है, और जो फर्जी वोटें जोड़नी है उनके लिए एक बेस बनाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। कोई विदेशी नहीं है। एक भी बीएलओ ने अभी तक आपको कहा, जितनी भी सारी चीजें देख रहे हो कि यहां को विदेशी पाया जा रहा है, म्यांमार का, बांग्लादेशी, नेपाली पाया जा, नहीं कहा ना। तो ये कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन, और सूत्रों के माध्यम से। अबे अगर तुझे अभी तो वहां पूरी नहीं हुई भाई, ये जो कार्रवाई है ये 25 तारीख तक होनी है, पूरी लिस्ट की कार्रवाई, अभी तो वो हुई भी नहीं है, तो विदेशियों का कैसे पता लग गया? इसके अलावा एक सवाल ये भी बनता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो लगातार शुरू से इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं उनको ये संदेह था कि ये वोट काटने के लिए की जा रही है, एनआरसी लागू करने के लिए की जा रही है, और अब जब उन्होंने एक बार बड़ा आंदोलन भी किया इस पूरी चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं लगा कि शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके इतर हम देख रहे हैं कि जो ये काम है ये और तेजी से रफ्तार के साथ किया जा रहा है। विपक्ष का क्या रोल है? आपको लगता है विपक्ष अपना रोल अच्छे से निभा रहा है, नहीं निभा पा रहा है, या उन्हें एक साथ आकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। चुनाव के बहिष्कार से पहले बहुत काम करने चाहिए जो विपक्षी पार्टियां हैं। एक दिन आप बिहार बंद करके केवल इसी को अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लो, ये ठीक नहीं है। जब आपके सामने निहायत ही घटिया, निहायत ही झूठा, निहायत ही बेईमान भ्रष्ट व्यक्ति है और उसने इलेक्शन कमीशन जैसे गुलाम पाल रखे हैं, तो आपको बहुत सावधान सतर्क रह के लगातार आंदोलन करने, लगातार। बिहार एक दिन के लिए नहीं, मैं कहता हूं अब जो सारी रिपोर्टिंग आ गई है, बिहार को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, और इस देश को पूरी तरह से बंद कराने के लिए और देश की जनता को सड़क पर लाने के लिए विपक्ष को काम करना चाहिए। एक दिन करके आप छठे हुए जो बेईमान हैं, एक नंबर के जो भ्रष्ट हैं, देशद्रोही लोग हैं, आप एक दिन बंद करके उन्हें कैसे हटा लोगे? आप कैसे रोक लोगे उन्हें? जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हैं, जिन्हें 140 करोड़ लोगों की कोई परवाह नहीं है, एक व्यक्ति की गुलामी करते हुए इलेक्शन कमीशन जो है देश की जनता की पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, केवल सरकार के खिलाफ नहीं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगातार आंदोलन चला चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि पूरे देश की जनता को बुलाओ, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन को घेरो और उसको निकलने नहीं दो उसके ऑफिस से, हटाओ उसको यहां से। ऐसे इलेक्शन कमीशन का इस देश में कोई काम नहीं है, और देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर चलाया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।